सो सभी को वेलकम है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी, क्योंकि आप लोग अलग अलग टाइम पे दिख रहे होंगे। सो अभी हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर आवर हाफ ईयरली एग्जाम्स, राइट। तो इसके पहले मैंने पॉलिनोमियल्स पढ़ाया, इसके पहले रियल नंबर्स पढ़ाया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस चैनल का ये जो वीडियो होगा इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ आप इस चैनल में चले जाइए। ठीक है, इस चैनल के पीछे के वीडियोस को, इसके पहले के वीडियोस को देखो तो पता चल जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जो है वो इसको एज अ फ्री क्लास इसको यूज करेंगे। मतलब कि इसके जितना हो सके फायदा लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जल्दी ही हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और एक बार एग्जाम स्टार्ट हो गया उसके बाद अगर जो सोचोगे कि नहीं हम एक दिन पहले बैठ के और सारा प्रिपेयर कर लेंगे, तो वो नहीं होता भाई। मैथ में तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। सो दिस थर्ड चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये तुम क्लास 9th में पढ़े होगे वन वेरिएबल, पर क्लास 10 में आ जाएगा ये टू वेरिएबल। तो पहली बात, लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं? दो तीन चीजें हैं जो एकदम से ध्यान रखना जरूरी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस इक्वेशन में पावर वन हो, जिस इक्वेशन का वेरिएबल जो होगा उसका पावर वन होगा, तभी तो वो लीनियर है। टू हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितने वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं? क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर में ही देख लो, टू वेरिएबल यूज होने वाले हैं। तो अगर मैं दो वेरिएबल यूज करता हूँ एक्स और वाई, उन दोनों का ही पावर क्या होना चाहिए? वन ही होना चाहिए। और क्योंकि ये एक इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड एन इक्वेशन? पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि इक्वल टू नहीं होता भाई, जबकि इक्वेशन में चाहे वो कोई भी हो, क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो, इक्वेशन होगा, तभी तो उसका नाम ही इक्वेशन है ना। इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा, करेक्ट। तो अब आ जाते हैं हम नीचे। जैसे कि आप देखो ये y इक्वल टू हाफ एक्स, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने को बहुत बार बोला जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने को बहुत बार बोला जाएगा कि बताओ ये y है या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। हाँ ये है, क्योंकि मैं अगर देख रहा हूँ कि y का पावर वन है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि x का पावर भी वन है, तो क्लियर बात है कि ये इक्वेशन है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि x का पावर वन है, y का पावर वन है और इक्वल टू भी है, यहाँ पर भी देखो इक्वल टू है, तो ये एक इक्वेशन है। दिस इज एन इक्वेशन। विच इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। ग्राफिकल मेथड्स क्या क्या हैं हमारा? फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक x माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो है, एक 3x प्लस फोर वाई माइनस 20 इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हाट इज ए वन बाई ए टू? ए वन बाई टू क्या होगा? देखो जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं ना, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो x का कोफिशिएंट है वो a1 होता है, y का कोफिशिएंट a2 होता है, हाँ b1 होता है, सॉरी मैं भी a2 बोल दे रहा हूँ। फिर ये जो है हमारा x, एक तरह से ये x1 y1 है हमारा, ये एक तरह से x2 y2 है। तो x2 का जो कोफिशिएंट होगा वो a2 होगा, y2 का जो कोफिशिएंट होगा वो b2 होगा। ऐसे ही हम a1 बाई a2 b1 बाई b2 करते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो a1 बाई a2 क्या होना चाहिए? मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, अगर ये हो जाए तो। क्योंकि होता नहीं है, कई बार अटक जाता है ये। तो a1 बाई a2 क्या होगा? 1/3 होगा, देखो यहाँ 1/3। b1 बाई b2 क्या होगा? -2/4, -2/4, देखो यहाँ -2/4, यहाँ पर 2 मत लिख देना, ये -2 है। अब हम देखें अगर, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, हाँ c1 बाई c2 भी देख सकते हो। c1 बाई c2 क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंट जीरो है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट जीरो है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? -20 है, सॉरी यहाँ तो -20 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कांस्टेंट जीरो है। तो ये हो गया। अब देखो सीधी बात है, क्लियर पता चल रहा है मुझे कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल में नहीं है। a1 बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा
ये दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा, यानी इसको हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन आएगा। सिर्फ देख के, बिना ड्रॉ किए तुम बता सकते हो। यहां पर देखो, a1/a2 क्या है, 2/4। b1/b2 क्या है, 3/6 है भाई। अब अगर हम देखें तो 2/4 भी तो 1/2 है, 3/6 भी तो 1/2 है, ये है -19/-18, ये भी 1/2 है। तो यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर है। अगर ये तीनों इक्वल हो गए, यानी हमारा जो लाइन है वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाएगा, एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन आ गया, यानी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो सारे के सारे सोल्यूशन हो रहे हैं उसके, इसलिए इसको कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब आ जाते हैं तीसरा क्राइटेरिया में। a1/a2 देखो 1/2, b1/b2 जो है वो 2/4, c1/c2 -4/-12, यानी यहाँ a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, हो रहा है ना, 1/2 दोनों में ही हो रहा है, पर वो c1/c2 से इक्वल नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 से इक्वल है, पर वो c1/c2 से इक्वल नहीं है, यानी कि वो एक पैरेलल लाइंस होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे, एक लाइन दूसरा एक लाइन पैरेलल, यानी वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और अगर वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो यानी इनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, then the lines are parallel, they'll have no solution. When a1/2 and b1/b2 and c1/c2 all three are equal, then they are coincident lines, they have infinite many solutions. And when a1/a2 is not equals to b1/b2, there's no need of seeing c1/c2. Without seeing c1/c2 तुम ये बता सकते हो कि क्योंकि a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो वो एक यूनिक सोल्यूशन बनाएंगे। मेरे हिसाब से सबको ये बात समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है अगर तुम इसे समझ जाओ तो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार आ सकता है कि भाई तुम वैसा नहीं, ग्राफिकली चेक करके बताओ मुझे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या ये कंसिस्टेंट हैं। अब तुम बोलोगे सर ये तो पढ़ा ही नहीं, आप बताए ही नहीं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो वो क्या करेगा कि तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो एक दूसरा ही क्वेश्चन में एक मतलब अलग ही क्राइटेरिया ला देता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज को। जो यूनिक सोल्यूशन होगा, फॉर्म होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। जो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा। सो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन सा होगा, जहां पर नो सोल्यूशन होगा, वो ही इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि तुम बताओ इसे सॉल्व करके कि क्या ये कंसिस्टेंट होगा, यानी क्या इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा या फिर इसका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा क्या। तो देख लेंगे पहले, लेकिन इसको तुमको a1/a2 b1/2 से नहीं करना, सॉल्व करना है ग्राफिकली, यानी इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। x, y क्या है 6 - x/3 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो x को अगर मैं 0 मानता हूं तो y ऑटोमेटिकली आएगा 2। x को अगर मैं 6 लेता हूं y ऑटोमेटिकली आता है 0। x को अगर मैं यहाँ 0 लेता हूं तो y -4। तो इससे मुझे 4 पॉइंट मिल रहा है, कौन कौन सा, 0 2, देखो 0 2 मतलब वो कहाँ लाई करेगा, वो y एक्सिस में लाई करेगा, ये रहा 0 2। 6 0, ये रहा 6 0। फिर एक दूसरा लाइन का दूसरा पॉइंट जो हमने फाइंड किया 0 - 4, ये रहा 0 - 4। 3 - 2, ये रहा 3 - 2। 3 - 2 ये रहा। हमने जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमने क्या देखा कि हाँ ये दोनों पॉइंट जो हैं वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। So the given pair of equations, the given pair of equations is consistent. Okay? वैसे ही एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि ग्राफिकली पता करके बताओ भाई कि क्या ये जो इक्वेशन मैंने दिया है क्वेश्चन में, इसका नो सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा। तो तुमको पहले आना चाहिए कि मैं पॉइंट्स निकाल पाऊं अच्छे से।
जैसे ही तुम ये अच्छे से पॉइंट्स निकालोगे, यहाँ पर खुद चेक करोगे, तो पता चलेगा कि हाँ ये एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट तो है। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 10। ठीक है, तो इस तरह से तुमको इसका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना, इसमें तुमको बस लीनियर इक्वेशन को फाइंड करना है, यानी कि इसमें तुमको सॉल्व नहीं करना। फॉर्म, जैसे देखें एक सेकंड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पर सॉल्व करना है तुमको। तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. Number of girls is 4 more than the boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. कैसे इक्वेशन बनाए हम? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिए। चलो बॉयज को मान लेते हैं हम B हैं, गर्ल्स को मान लेते हैं हम G हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी B प्लस G जो है वो 10 है। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि G जो है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज हैं। G इज इक्वल्स टू व्हाट? B प्लस 4। अब हमारे पास आया ना दो इक्वेशन, एक इक्वेशन है B प्लस G इज इक्वल्स टू 10, दूसरा इक्वेशन है B माइनस G। मैंने लिखने का तरीका है बस ये, और कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये हो गया। अब तुमको इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है ग्राफिकली। तो अब तुम अगर अपना दिमाग लगा के एल्जेब्रिकली कर लेते हो तो भी तुमको मार्क नहीं मिलेगा। क्लियर कट में बता रहा हूँ, द रूल्स फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है बच्चे लोग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। तुमको इसको ग्राफिकली ही करना है। ग्राफिकली मेरे हिसाब से कर लोगे, इजी है। वैसे एल्जेब्रिकली भी अगर हम इसे करें तो इजीली आंसर्स आ जाएंगे। जैसे मैं ऐड करूँ इसको तो जैसे मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ ना तो 2b, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल 10 माइनस 4 6, b इक्वल टू 3। तो 3 बॉयज हैं और गर्ल्स कितने हैं? जितने बॉयज हैं उनसे 4 ज्यादा, यानी कि 7 गर्ल्स हैं। हो गया आंसर। तो उसको ग्राफिकली करना है तुमको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर सॉरी कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल का और 7 पेन का, तो 5 पेंसिल प्लस 7, तो दोनों ही पी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्यू, पेन के लिए क्यू ले लेते हैं। इनका कॉस्ट 50 रुपीज है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट 46 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। सेम चीज है भाई। ठीक है, यहाँ पर भी तुम चाहो तो एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 5 के साथ, इसमें पूरा 7 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दोगे। ये ग्राफिकली भी हो पाएगा। ग्राफिकली ही करना है वैसे इन तरह के क्वेश्चंस को, फिलहाल जो ये तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज तुम कर सकते हो, बुक में क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड नहीं है तो तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1, मैंने बता दिया है, बाकी का ये तुम कर सकते हो। ठीक है, on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, find out whether the line representing ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। पैरेलल में क्या होता है? A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू C1 by C2 होना चाहिए। अगर मैं इनको देखूं 5 by 7, ये है 4 by 6, ये दोनों ही अलग अलग है भाई। A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2, तो ये तो यूनिक सोल्यूशन होगा, इसमें तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। वैसे ही 9 by 18 जो है हमारा, और यहाँ पर है 3 by 6, यहाँ पर है 12 by 24, तो सभी में 1 by 2 आ रहा है ना, सभी में 1 by 2 आ रहा है। देखो सभी में 1 by 2 आ रहा है, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, यहाँ ऑल्सो ये भी 3 का पावर में आ जाएगा, ये नहीं आ रहा, यानी यह A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू C1 by C2, तो ये हो जाएगा पैरेलल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। इसमें बहुत ज्यादा टाइम तुमको नहीं देना है, ये समझ जाओगे। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे फाइंड करें? जहां भी तुमको यूनिक और कोइंसिडेंट मिलेगा
वो कंसिस्टेंट है, और जहां भी तुमको पैरेलल मिल जाएगा वो इनकंसिस्टेंट है। बहुत ही इजी है सॉल्व करना, इसको एल्जेब्रिकली कर सकते हो, इसको ग्राफिकली करना है, ग्राफ में बनाओगे तो ऑटोमेटिकली तुमको पता चल ही जाएगा वो। ठीक है, इजी है बहुत। हाफ द पेरीमीटर ऑफ a rectangular garden whose length is 4 more than its width। चलो भाई, विड्थ को मान लेते हैं w, लेंथ है हमारा l। क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो 4 मोर देन है विड्थ से, विड्थ प्लस 4, ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। और क्या दिया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। पेरीमीटर उस गार्डन का, रेक्टेंगुलर गार्डन का 36 है, हाफ, तो फुल पेरीमीटर कितना होगा, 36 का डबल ही होगा, 72 होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, यानी यहाँ पर डब्ल्यू मैंने लिया है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जिसको कि यहाँ होना चाहिए 72 होना चाहिए ना, क्योंकि हाफ पेरीमीटर अगर 36 है तो फुल पेरीमीटर को 72 होना चाहिए। तो L प्लस डब्ल्यू क्या होगा हमारा, 72/2 दैट इज 36। L प्लस डब्ल्यू अगर 36 है, और यहाँ पर इसके हिसाब से मैं अगर देखूं तो L माइनस डब्ल्यू हमारा 4 है, तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ऐड करो, 2L इक्वल टू 40, L इक्वल टू 20। ये जो मेथड मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये मेथड को तुमको ग्राफिकली करने की जरूरत नहीं है, ये एल्जेब्रिक मेथड्स है। आते हैं एल्जेब्रिक मेथड में डायरेक्टली। पहला मेथड जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बहुत ही इजी मेथड है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारे पास दो इक्वेशन है ना, क्या करोगे, x को लिख दोगे y के फॉर्म में। जैसे मैं एक छोटे इक्वेशन को पकड़ा पहले, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। नाउ दिस विल बी रिटन, दिस वैल्यू विल बी रिटन इन दिस इक्वेशन, यानी 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 है। पर मुझे तो पता है कि x क्या है, 3 माइनस 2y है, तो 7 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। सॉल्व इट, you will get the answer। see, 7 3s are 21 minus 7 2s are 14y minus 15y equal to 2। 21 minus 14y minus 15y is minus 29y equal to 2। माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21, तो ये हो जाएगा माइनस 19, y हो जाएगा 19/29। तुमको लगेगा कि बड़ा अजीब सा नंबर है, पर क्या करें, वो ही ऐसे ही आंसर आएगा। कभी भी इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, लगता है हमारा आंसर गलत है, नहीं है। तुम अगर सही से कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारा आंसर एकदम सही है। तो इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा इसे पुट करके वैल्यूज में चेक कर सकते हो कि क्या तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, दूसरा मेथड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैं डायरेक्ट उस मेथड पे आता हूँ। एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी ही होता है। ठीक है, वैसे तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं आ रहा हूँ सीधा एलिमिनेशन में, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मेरा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो। ठीक है, वैसे ही शायद हमने 20 मिनट का वीडियो बना लिया है अब तक, देखते हैं, होगा तो होगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में जैसे कि दो इक्वेशन दिए गए हैं, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। मेरा काम क्या है, या तो मुझे x को रिमूव करना है या y को रिमूव करना है या एलिमिनेट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9x है तो मैं इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 इंटू 9 27 हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर, अच्छा हाँ, इसमें 3 मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। वैसे ही मैं अगर यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ सभी में, तो 4 इंटू 3 यहाँ पर ये भी 12 हो जाएगा। इवेंचुअली मुझे करना क्या है कि सेम कर देना है, ताकि मैं इनमें या तो एडिशन करूँ या सब्सट्रैक्शन करूँ, मैं इन दोनों को रिमूव कर सकूँ, तो इजीली मैं एक वेरिएबल फाइंड कर पाऊंगा। इस चीज को तुमको ध्यान में रखना है।
अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहते हो। पहले तुम पहले y को रिमूव करना चाहते हो या x को रिमूव करना चाहते हो, इट्स प्योरली योर चॉइस। ऐसा कुछ इसमें मैंडेटरी नहीं होता और ऐसा कुछ इसमें कोई फिक्स्ड मेथड नहीं है कि पहले इसी को करना है या पहले उसको करना है, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। ऐसे ही होता है एलिमिनेशन मेथड। अब तुमको इसमें बहुत सारे वैरायटीज देखने को मिल जाएंगे और दोनों का क्वेश्चन सिमिलर ही होता है। एक बात मैं क्लियर बता देता हूँ कि दोनों का क्वेश्चन, चाहे वो एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों का ही क्वेश्चन सेम होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इसको एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, तो उसी से ही करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है कि भाई एलिमिनेशन से नहीं करना है या तो तुम्हारी जो मर्जी तुम उससे करो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ये बोर्ड्स का रूल है जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ बोर्ड एग्जाम। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तुमको यहाँ दिख रहा होगा, एज क्वेश्चन है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, अगर मैं एक फ्रैक्शन न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करता हूं, यहाँ लिखा है ना, ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है। इट बिकम्स हाफ इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये आधा हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूं तो ये हाफ हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन? पहले तो तुमको इन दोनों में से इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई 1, ये भी माइनस माइनस 2। ये एक इक्वेशन आया। वैसे ही यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब तुम क्या करोगे, यहाँ x पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर दो आसानी से, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से तुमको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो मुझे बताना। हम इनका 1 बाय 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। अभी फिलहाल मेरे जो है समझाने का, पढ़ाने का जो मेन मकसद है वो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना था। मुझे ओवरऑल चैप्टर समझाना था, जो कि मैंने समझा दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करना, बताना। तो मैं आगे के जो जो हमारा चैप्टर्स आएगा वो वर्कआउट सेशंस आएगा। ये वर्कआउट सेशन नहीं, वर्कआउट सेशन में क्या होता है कि मैं चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, चाहे वो कितने ही एक्सरसाइजेस क्यों ना हो। एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्कआउट सेशन डिफरेंट होता है। अगर मैं वर्कआउट सेशन को एक्सप्लेनेशन के साथ मिला देता हूँ तो थोड़ा हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैं वैसा नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो भाई। So I hope everybody understood and you all enjoyed this session. So we will meet in our next class with a new chapter. ठीक है, और ये हाफ ईयरली में हमको अच्छा मार्क्स लाना है, इसीलिए ही हम इस पूरे हाफ ईयरली के लिए ही हम दोबारा ये रिवीजन कर रहे हैं। तो सब लोग इसका बहुत जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा उठाओ। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम।